हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। डीएनडी न्यूज में आपका स्वागत है। तो आइए आज का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो पहला जो न्यूज है, भारत ने कर्ज के संकट से जूझ रहे मालदीव को दी 30 अरब रुपए की वित्तीय सहायता। मुक्त व्यापार समझौते पर भी बातचीत शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मुवज्जू ने मालदीव में रुपे कार्ड भी जारी किया है। इसके अलावा हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए रनवे का उद्घाटन किया। ऋण संकट और चीन के लिए कर्ज को चुकाने से जूझ रहे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने सोमवार को हिंद महासागर द्वीप समूह को आर्थिक सहायता की पेशकश के लिए भारत का आभार जताया है। दोनों देशों ने द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर भी बातचीत के लिए हामी भरी है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और मालदीव के मौद्रिक प्राधिकरण मालदीव्स मॉनिटरी अथॉरिटी के बीच सोमवार को मुद्रा विनिमय व्यवस्था करेंसी स्वैप को लेकर एक समझौता हुआ है। वर्ष 2024 से 47 के लिए सार्क मुद्रा विनिमय ढांचा के अंतर्गत दोनों पक्षों के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि इसके सार्क मुद्रा विनिमय ढांचा को आधार बनाया गया है। समझौते के अनुसार मालदीव को 40 करोड़ डॉलर तक अमेरिकी डॉलर या यूरो मुद्रा विनिमय विकल्प और भारतीय रुपया विनिमय विकल्प के तहत 30 अरब रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। यह व्यवस्था 28 जून 2027 तक प्रभावी रहेगी। सार्क मुद्रा विनिमय ढांचा 15 नवंबर 2012 को अस्तित्व में आया था। इसका मकसद भुगतान संकट या विदेशी मुद्राओं की कमी का सामना कर रहे सार्क सदस्य देशों को अल्प अवधि के लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराना है। एक अधिक वित्तीय व्यवस्थाएं स्थापित होने तक यह ढांचा फिलहाल काम करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मुवज्जू ने मालदीव में रुपे कार्ड भी जारी किया है। इसके अलावा हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए रनवे का उद्घाटन किया और द्विपक्षीय संबंध को और मजबूत करने पर सहमति जताई। आने वाले समय में हम भारत और मालदीव को यूपीआई से जोड़ने की दिशा में भी काम करेंगे। दोनों पक्ष थाईलाफूसी द्वीप पर एक व्यावसायिक बंदरगाह का विकास करने के लिए भी सहयोग पर सहमत हो गए हैं, जहां बढ़े हुए कार्गो का प्रबंधन किया जाएगा ताकि माले बंदरगाह की भीड़ छट सके। दोनों नेताओं ने ट्रांसशिपमेंट सुविधा के विकास के लिए भी सहयोग करने पर सहमति जताई है। साथ ही हनी माधु और उज्जैन हवाई अड्डों की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए संयुक्त रूप से काम करने पर सहमति जताई गई है, जिन्हें भारत के सहयोग से तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा कृषि आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के साथ ही हा धूल में पर्यटन निवेश और हा आलिफू में भारत के सहयोग से फिश प्रोसेसिंग संयंत्र भी बनाया जाना है। भारत यूएई निवेश समझौते में बड़ा बदलाव हुआ है। विवाद निपटान की शर्त में मिलेगी ढील, ऐसा पीयूष गोयल ने कहा है। तो भारत ने यूएई के साथ 13 फरवरी को अबू धाबी में एक निवेश समझौता किया था, मगर यह 31 अगस्त से प्रभावी हो पाया। दोनों देशों के बीच पहले से ही मौजूद निवेश समझौते पिछले महीने खत्म हो गया था। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ हाल में हुए समझौते में अहम बदलाव किया है। इसके तहत विवाद निपटान की समय सीमा 5 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई है, तो 3 वर्ष कर दी गई है, जो आदर्श द्विपक्षीय निवेश संबंधी बीआईटी की शर्तों के अनुरूप नहीं है। अगर इस अवधि के दौरान भारत का न्याय तंत्र दो देशों के बीच निवेश समझौते पर विवाद नहीं सुलझा पाता है, तो विदेशी निवेशक अंतर्राष्ट्रीय पंचाट में अपील कर सकते हैं। भारत ने यूएई के साथ समझौते में शेयर एंड बॉन्ड को सुरक्षित निवेश के तौर पर रखा है। आदर्श द्विपक्षीय निवेश संधि में केवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को ही सुरक्षा मिली है और शेयर और बॉन्ड जैसे पोर्टफोलियो निवेश शामिल नहीं किए हैं। इसका निगेटिव क्या होगा, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि बीआईटी के जरिए यूएई से निवेश तो आएगा, मगर इससे भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता बढ़ने यानी मामला विदेशी अदालतों में जाने का जोखिम भी
बढ़ जाएगा। दूसरा जो निगेटिव हो सकता है वो ये कि अब दूसरे देश भी इसी शर्त पर भारत के साथ द्विपक्षीय निवेश समझौता करना चाहेंगे। भारत इस समय ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ द्विपक्षीय निवेश समझौते पर बातचीत कर रहा है। इसके साथ ही अभी क्या हुआ है, तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात दोनों देशों के बीच खाद्य गलियारे की योजना पर कार्य कर रही है। इस क्रम में खाद्य प्रसंस्करण और फूड पार्क के लॉजिस्टिक में करीब 2 अरब डॉलर, करीब 17,000 करोड़ रुपए की शुरुआती निवेश की योजना है। और यह जो निर्णय लिया गया है वो अभी मुंबई में 12वें उच्च स्तरीय निवेश कार्बल की बैठक हुई थी। खाद्य प्रसंस्करण और फूड पार्क का जो निर्माण होगा उसका लाभ क्या होगा, तो यूएई की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना और इससे भारत के किसान को भी फायदा पहुंचेगा। यह परियोजना आधारभूत ढांचे, विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में 100 अरब डॉलर की व्यापक निवेश रणनीति का हिस्सा है। और निवेश जो है 2 रास्तों से आ रहे हैं। एक सीधा यूएई से आता है जिसमें इस क्षेत्र में करीब 20 अरब डॉलर का निवेश होगा, और दूसरा दुनिया भर में कई अन्य कोष भी सह निवेश कर रहे हैं। इस समझौते में अन्य बातें क्या हैं, तो दोनों देशों के बीच इन्वेस्ट इंडिया कार्यालय की स्थापना महत्वपूर्ण कदम है। यह कार्यालय निवेश, व्यापार और तकनीक पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके बदले में भारत यूएई के समक्ष कार्यालय को नई दिल्ली में स्थान उपलब्ध कराएगा, और यूएई भारत को यूएई में, दुबई में इसी प्रकार का कार्यालय उपलब्ध कराएगा। संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा सोवरेन वेल्थ फंड और दुनिया में इस तरह के सबसे बड़े फंडों में से एक अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी एफडीआई ने आवश्यक नियामक अनुमोदन प्राप्त करने और गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कार्यालय खोलने के बाद भारत में अपना परिचालन शुरू कर दिया है। तो जो सोवरेन वेल्थ फंड है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, उसने अपना कार्यालय कहाँ खोला है, तो गुजरात के गिफ्ट सिटी में। जो न्यूज है, बैंक ऑफ बड़ौदा ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, तो इन्होंने सचिन तेंदुलकर अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इससे पहले राहुल द्रविड़ जो थे बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर थे। अभी जो है राहुल द्रविड़ श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। कुछ अन्य हस्तियों को देख लीजिए जो ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर कार्य कर रहे हैं। तो एसबीआई ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वहीं पर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने प्रसिद्ध बॉक्सर मैरी कॉम और फुटबॉलर सुनील छेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 2021 में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारतीय सिनेमा के जाने माने अभिनेता आमिर खान और कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना था। न्यूज है नोबेल प्राइज से संबंधित है। तो नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन, यह माइक्रो आरएनए की खोज के लिए 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को दिया गया है, और पुरस्कार विजेताओं को नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को आयोजित समारोह में पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो देखिए इन दोनों वैज्ञानिकों का नाम क्या है, तो माइक्रो आरएनए की खोज के लिए अमेरिकी वैज्ञानिकों विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे अभी सब जब नोबेल प्राइज दे दिए जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज है विश्व पर्यावास दिवस पर, ठीक है, और इस साल का थीम है बेहतर शहरी भविष्य बनाने के लिए युवाओं को शामिल करना। विश्व पर्यावास दिवस हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। इस साल यह 7 अक्टूबर को मनाया गया है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य पर्याप्त आश्रय के महत्व पर प्रकाश डालना और कस्बों और शहरों की स्थिति के बारे में विचार करना है। यह दिन इस बात की याद दिलाता है कि हर किसी को रहने के लिए एक सुरक्षित और उचित जगह मिलनी चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस के इतिहास की बात करें तो इसकी स्थापना 1985 में सभी को शहरों और कस्बों के भविष्य को बेहतर बनाने की साझा जिम्मेदारी की याद दिलाने के लिए की गई थी। इसे सबसे पहले 1986 में मनाया गया था।
न्यूज है, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर को रोकने के लिए एचपीवी वैक्सीन सिंगल डोज को स्वीकृति दे दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हर साल दुनिया भर में होने वाले 6,60,000 सर्वाइकल कैंसर के मामलों में से 95% से अधिक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होता है। WHO द्वारा चौथी प्री क्वालिफाइड ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के वैक्सीन सेकोलिन के सिंगल डोज उपयोग की पुष्टि की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा वैक्सीन का नाम क्या है, सेकोलिन। हर 2 मिनट में दुनिया भर में एक महिला इस रोके जा सकने वाले बीमारी से मर जाती है और इसमें 90% मौतें कम और मध्य आय वाले देशों में होती है। सर्वाइकल कैंसर से सबसे ज़्यादा प्रभावित 20 देशों में 19 अफ्रीका में है। 15 वर्ष की आयु तक 90% लड़कियों को एचपीवी वैक्सीन से पूरी तरह से टीका लगाना WHO की सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन की वैश्विक रणनीति का पहला लक्ष्य है। न्यूज है PR श्रीजेश। ठीक है, तो ये क्या है कि भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं और वर्तमान में जो जूनियर पुरुष हॉकी टीम है मलेशिया में होने वाले सुल्तान जोहर कप में भाग लेने जा रही है। नेक्स्ट जो न्यूज है जिम्नास्टिक्स से है। ओलंपियन दीपा कर्माकर ने संन्यास ले लिया है। दीपा कर्माकर 2016 रियो डी जेनेरो ओलंपिक में चौथे स्थान पर रही थी। नेक्स्ट जो न्यूज है वो पॉलिटी से है। सरकार की आलोचना करने पर पत्रकारों पर आपराधिक मामले दर्ज नहीं होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। पीठ ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों में अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पत्रकारों के खिलाफ सिर्फ इसलिए आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उनके लेखन को सरकार की आलोचना के रूप में देखा जाता है। हुआ क्या था कि एक पत्रकार हैं अभिषेक उपाध्याय, उन्होंने यूपी में जो प्रशासन में नियुक्ति हुई थी उसको लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, तो इसी मामले के खिलाफ उन्होंने ये जो है याचिका दायर की थी। पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा की गई है। बिहार से है कि जनता दल यूनाइटेड ने मैथिली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मांग की। यह निर्णय तब लिया गया जब केंद्र सरकार ने मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत और असमिया को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, तो मैथिली जो है बिहार, झारखंड, नेपाल के कुछ हिस्सों में बोली जाने वाली भारतीय आर्यन भाषा है। मैथिली एकमात्र बिहारी भाषा है जिसकी अपनी लिपि है जिसे तिरहुता कहा जाता है। पहले भी 2018 में सिफारिश की गई थी और उस समय कहा गया था कि मैथिली भाषा करीब 1300 साल पुरानी है और इसका साहित्य स्वतंत्र और निरंतर विकसित हुआ है, इसीलिए इसे शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, लेकिन इसे ऐसा दर्जा अब तक नहीं मिल पाया है। मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। 8वीं अनुसूची में उन भाषाओं की सूची दी गई है जिन्हें देश में आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। अब देखिए कि शास्त्रीय भाषा के लिए आधार क्या है। तो किसी भाषा को इस श्रेणी में शामिल करने के लिए उसे कुछ मानदंडों को पूरा करना होता है, जिसमें उनके प्रारंभिक ग्रंथों या 1500 से 2000 वर्ष के अधिक पुराने दर्ज इतिहास की उच्च प्राचीनता, उस भाषा में लिखे गए ग्रंथों का समूह जिसे मूल्यवान विरासत माना जाता है और उसकी साहित्यिक परंपरा मौलिक होती है, उसे ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। 2004 में केंद्र सरकार ने शास्त्रीय भाषाओं की नई श्रेणी बनाई थी और तमिल को पहली भाषा थी जिसे यह उपाधि मिली थी। इसके बाद अन्य भाषाओं में 2005 में संस्कृत को शामिल किया गया, 2008 में तेलुगु और कन्नड़ को, 2013 में मलयालम को यह दर्जा मिला और 2014 में उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। देखिए, तो रिजर्व बैंक ने एक अध्ययन किया है, उसमें उन्होंने पाया है कि सब्जियों और फलों पर उपभोक्ता जितना खर्च करते हैं उसका केवल 1/3 ही किसानों को मिलता है। इसके विपरीत डेयरी किसानों को
उनके उत्पाद के अंतिम मूल्य का लगभग 70% प्राप्त होता है, जबकि अंडा किसानों को 75%, मांस किसानों को 56% प्राप्त होता है। इसके अलावा इस अध्ययन में मुद्रास्फीति को भी रेखांकित किया गया है। तो आरबीआई ने कहा कि सब्जी, दाल और फलों में टमाटर किसानों को उपभोक्ता मूल्य का केवल 33% मिलता है, जबकि प्याज किसानों को 36% और आलू किसानों को 37% ही उसका मूल्य मिल पाता है। वहीं केले के लिए यह आंकड़ा 31%, अंगूर के लिए 35% और आम के लिए 43% है। तो क्या इतना आंकड़ा याद रखना है? बिल्कुल नहीं, बस इसको आपको समझना है। शोध में यह भी पाया गया है कि दालों में चने पर खर्च किए गए उपभोक्ता के रुपए का लगभग 75% किसानों को वापस मिलता है। वहीं तुअर के लिए 65% जो है किसानों को वापस रुपए मिलता है। मुद्दा ये है कि इतनी कम राशि किसानों को क्यों मिलती है। तो देखिए, अनाज और डेयरी उत्पादों के विपरीत फलों और सब्जियों के लिए उपभोक्ता रुपए में किसानों का हिस्सा उनकी जल्दी खराब होने की प्रवृत्ति, क्षेत्रीयता और मौसमियता के कारण कम हो जाती है। तो फल और सब्जी में क्या कारण है? एक तो जल्दी खराब होने की प्रवृत्ति होती है, दूसरा उनका क्षेत्रीय प्रभाव है और मौसम। उसके अलावा अपर्याप्त भंडारण सुविधा है। आपूर्ति श्रृंखला में बिचौलियों की अंतरहीन श्रृंखला शामिल होती है, जिससे किसानों को कम लाभ होता है। उपाय क्या हो सकता है? तो इन वस्तुओं के मूल्य में उछाल का पूर्वानुमान बैलेंस शीट दृष्टिकोण का उपयोग करके लगाया जा सकता है। तो देखिए, अभी जिस तरीके से इन वस्तुओं की दाम बढ़ गई है, तो उसको हम कैसे पता कर सकते हैं? तो बैलेंस शीट दृष्टिकोण अपना के किया जा सकता है। दूसरा, आपूर्ति और मांग के आधार पर व्यापार नीतियों में अल्पकालीन समायोजन करके पूर्वानुमान से कीमतों को स्थिर करने में मदद मिल सकती है। टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों के बढ़ोतरी को कम कैसे कर सकते हैं? तो निजी बाजारों का विस्तार करके, ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषि बाजार का उपयोग करके, किसानों के समूह को बढ़ावा देकर। अन्य सुझाव क्या हो सकते हैं? तो शीत भंडारण सुविधाओं की संख्या बढ़ाकर, सौर ऊर्जा चालित भंडारण को बढ़ावा देकर, बेहतर फसल किस्मों एवं पॉली हाउस खेती के माध्यम से उत्पादकता में सुधार किया जा सकता है। देखिए, पॉली हाउस क्या होता है? तो पॉली हाउस खेती में फसलों को नियंत्रित वातावरण जैसे ग्रीन हाउस में उगाया जाता है। दूध, मुर्गी और अंडे के लिए क्या कर सकते हैं? तो चारा बैंक का निर्माण कर सकते हैं। घास की खेती के लिए बंजर भूमि का उपयोग किया जा सकता है। कृत्रिम गर्भाधान एवं रोग नियंत्रण के माध्यम से उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट जो न्यूज है, विश्व संघ ने जंजीर से बंधे अफ्रीकी हाथी संकर के मामले में दिल्ली चिड़ियाघर को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। विश्व निकाय ने चिताया कि वाजा के आदेश का पालन न करने पर अनिश्चितकालीन निलंबन हो सकता है। तो देखिए, जंजीरों में जकड़े एक अफ्रीकी हाथी के कारण दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान को भारी कीमत चुकानी पड़ी है, जिसके कारण विश्व चिड़ियाघर एवं एक्वेरियम संघ ने इसका सदस्यता 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। हुआ क्या है कि अफ्रीकी हाथी संकर को एकांत कारावास में जंजीर से बांधकर रखा गया था। तो इसका असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ रहा था, और ये वाजा की आचार संहिता में जो निर्देश दिए गए हैं उसके खिलाफ है, जहां पशुओं के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार करना शामिल है। अब देख लीजिए कि जो दिल्ली चिड़ियाघर का प्रबंधन है सीधे केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। इसे देश का आदर्श चिड़ियाघर माना जाता है, और दिल्ली चिड़ियाघर की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आता है। दिल्ली चिड़ियाघर 2012 में वाजा का सदस्य बनने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर था। अगर दिल्ली चिड़ियाघर जो निर्देश दिए गए हैं वाजा के द्वारा उसकी शर्तों को वह पालन नहीं करता है, तो यह न केवल दिल्ली के चिड़ियाघर सदस्यता को निलंबित करेगा, बल्कि 9 भारतीय चिड़ियाघरों की सदस्यता भी तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगी। जैसे आप भारतीय अन्य चिड़ियाघरों को देखें तो बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में है,
महेंद्र चौधरी प्राणी उद्यान छतबीर पटियाला में है। इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान कहाँ है? विशाखापत्तनम में। तो देखिए एक जो न्यूज है, नरसिंहानंद पर पोस्ट को लेकर ऑल्ट न्यूज के संस्थापक मोहम्मद जुमैर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। तो इससे मतलब नहीं है, देखिए अभी चूंकि न्याय संहिता में बदलाव हुआ है तो कुछ धाराएं हो सकता है कि आपको पीटी में मिलान करने के लिए आ जाए। जैसे 356(3) में शामिल हो गया है मानहानि से संबंधित मामला, 351(2) में है आपराधिक धमकी के लिए सजा, 228 में है झूठे साक्ष्य देना या गढ़ना, 299 में है किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वास का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करना, और 196 में है धर्म के आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन पाएं। धन्यवाद।